ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज है 8 फरवरी 2023। तो आज के हिंदू न्यूज़पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है एक हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ने की। हर एक पेज में से जो भी ग्रीन वाले होंगे वो होंगे आपके टर्म्स जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में आएंगे। सिर्फ येलो से किया होगा तो करंट की कौन सी न्यूज़ है, और अगर रेड से किया होगा तो कोई नेगेटिव न्यूज़ है या चैलेंज है। राइट, सिंपल सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सभी नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। बस एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज और यूपीएससी आंसर राइटिंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वो पेड बैच है, वो हम प्राइवेट बैच स्टार्ट करते रहते हैं। तो मैं आपको शो करूंगा नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं फ्री में, बट उससे पहले हम न्यूज़ कर लेते हैं और जैसे जैसे नोट्स आएंगे उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले जो न्यूज़पेपर में पहली न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अभी यहाँ पर देखिए क्रीमी लेयर क्या होता है। यहाँ पर मैंने ग्रीन पेज से हाइलाइटर से लगाया है क्रीमी लेयर होता क्या है। देखिए क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। हर एक सेक्शन में, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आपकी शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी जगह आरक्षण दिया जाता है। सिंपल सी बात है। अब आरक्षण देते हैं ओबीसी को भी। ओबीसी यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है अदर बैकवर्ड क्लासेस की। ओबीसी में जब रिजर्वेशन दिया जाता है तब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं जैसे जिनके पिताजी डीएम हैं, एसडीएम हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, यूपीएससी के चेयरमैन हैं, तो उनकी जो एनुअल सैलरी होती है वो तो 8 लाख से ज़्यादा पहुंच जाती है ना। तो उनको तो इतने आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, परिवार से फले फूले हैं। ऐसे अदर बैकवर्ड क्लासेस में होने के बाद भी उनकी जो सैलरी कितनी होती है, एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को बोलते हैं क्रीमी लेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रीमी लेयर। ओके, तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि ओबीसी में करंटली कितना है, 8 लाख या उससे ज़्यादा एक साल की आपके घर में सैलरी नहीं होनी चाहिए, उसे कहते हैं क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर कौन बताता है, कौन कौन से कमीशन आए थे, उसको भी डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम सबसे पहले एप्लीकेशन ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। सिविल सीओगी उत्तराखंड पीआर पब्लिकेशन। और आपको हिंदू न्यूज़पेपर के फ्री नोट्स चाहिए जो हम डेली के बेसिस पर बताते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली के बेसिस पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए कॉलेजियम सिस्टम, अभी जो मैं ओबीसी वाला कराऊँगा वो सब। साथ ही साथ अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो हमारा ग्रुप चलता है राइट विद अस, जिसमें हम आपकी आंसर राइटिंग एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ आपके आंसर को इवैल्यूएट भी करते हैं। तो इस ग्रुप में होता क्या है, डेली एक आंसर राइटिंग होती है न्यूज़पेपर बेस्ड। आंसर इवैल्यूएशन किया जाएगा वॉइस नोट के थ्रू, 250 से 150 वर्ड के बीच में होता है, GS1 से GS4। संडे को ऐसे होगा। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, और हम आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप डेली के एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हैं, प्लस न्यूज़पेपर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम ओबीसी के बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस में बहुत सारी ऐसी कास्ट भी हैं जिनको अभी भी आरक्षण नहीं दिया गया है। मैं कहूँगा कि यार जीएस पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट और जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन इश्यूज़, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। नाउ ओबीसी को और अच्छे से समझते हैं। ओबीसी देखिए अभी होता क्या है, हमारी जस्टिस थी जी रोहनी, उनके बेसिस पर एक कमीशन बनाया गया अंडर आर्टिकल 340, और प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दी 2 अक्टूबर 2017 को। अब ये यही बताता है कि ओबीसी के अंदर और जो दूसरी कास्ट हैं उनको कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। राइट, अब साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि 5000 से ज़्यादा ऑड कास्ट हैं ओबीसी की लिस्ट में। राइट, नाउ देखिए होता क्या है, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल के बेसिस पर राष्ट्रपति जी एक कमीशन अपॉइंट करते हैं, और इसके बेसिस पे वो कमीशन क्या करता है, ओबीसी के जो दूसरी कास्ट होती हैं उनको सब कैटेगराइज करता है
एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में, मोर बैकवर्ड क्लासेस में और बैकवर्ड क्लासेस में, राइट। ओबीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में काम आएंगे। सबसे पहला है कालेकर कमीशन। कालेकर कमीशन 1953 में बना हुआ था और जनरली ये पहला कमीशन था जिसने बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया था। अदर देन, देखो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो सभी कर रहे थे, पर कालेकर कमीशन एक ऐसा था जो 1953 में सेटअप हुआ था और उसने सबसे पहले आइडेंटिफाई करवाया था बैकवर्ड क्लासेस को। सेकंड है मंडल कमीशन, राइट। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है 1980 में और ये एस्टिमेट लगाता है कि करीबन 52% जो जनसंख्या है वो बैकवर्ड क्लासेस में आती है, राइट। उसके बाद केंद्र सरकार आरक्षण देती है 27% का। किस में? केंद्र की सिविल पोस्ट में, ओबीसी के सर्विसेज में, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बेसिस पे। तो अगर ओबीसी के लिए आरक्षण की बात करें तो वो कितना प्रतिशत है? 27% है, ठीक है। अब जो मैं क्रीमी लेयर की बात कर रहा था, ठीक है, 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया और बोला केंद्र सरकार को कि आप क्या करो, ऐसे अदर बैकवर्ड क्लासेस जो अपने परिवार से फले फूले हैं, यानी कि जिनकी एनुअल सैलरी 8 लाख से ज़्यादा है, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, राइट। और सबसे बड़ा अमेंडमेंट वो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 102nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 2018 वाला, वो ये कहता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाएगा। इससे पहले स्टैट्यूटरी था, राइट। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो आई थिंक पहले पेज की ये वाली न्यूज़ आपको डिटेल में आ चुकी होगी। नेक्स्ट है वही कॉलेजियम सिस्टम कि किसी लॉयर को अगर जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट का तो कॉलेजियम सिस्टम नाम देगा केंद्र सरकार को। किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है फिर भी वो कॉलेजियम सिस्टम कहेगा। कॉलेजियम सिस्टम मतलब क्या होता है? हमारे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये नाम देते हैं कुछ जजेस का किसको? केंद्र सरकार को। वो लोग उनका नाम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इसकी। देखिए टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था 7.4 मैग्नीट्यूड का, और इसके बेसिस पर करीबन 6000 लोग क्या हो गए हैं, अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है, राइट। तो पहले पेज में आपकी कोई और दूसरी न्यूज़ है क्या? आंसर है नहीं, ठीक है। देखिए और कौन सी है? ये वाला नहीं करना, ये वाला नहीं करना। चलिए सेकंड पेज में बढ़ते हैं। देखिए जितनी भी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, सोशल न्यूज़ हैं, आपको एलिमिनेट कर देनी है, आपको उनको नहीं पढ़ना। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ये वाला नहीं करना। शैली ओबरॉय 6 सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, ये आपको नहीं करना। तो जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्ताब कट। देखिए बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूरी नहीं है, तो आपको उसको नहीं करना है, राइट। पेज नंबर 3 में आते हैं। तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। दिल्ली एनसीआर, ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये सब चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, देखिए बहुत सारे ऐसे पेज रहते हैं जो आपको फिर भी नहीं पढ़ने हैं, राइट। नेक्स्ट पेज देखिए अपॉर्चुनिटीज़ वाला है, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट पेज आते हैं एडिटोरियल में, ये आपके काम का है। सबसे पहले मैं आपको मेघालय के बारे में बता दूं। मेघालय से ये रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? इसमें ये बोला जा रहा है कि मेघालय में जो जयंतिया, गारो, खासी ट्राइब्स होती हैं उनके अलग दल बने हैं और सभी लोग कोएलिशन की सरकार वहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें बोल रहे हैं कि जब चुनाव के रिज़ल्ट आ जाते हैं उसके बाद में ये लोग बनाते हैं, रेदर देन पहले ही इनको बनानी चाहिए, राइट। बट वही चीज़ है, मेघालय में सिर्फ ये याद रखो, खासी, जयंतिया ट्राइब और गारो ट्राइब, 34 साल से गारो ट्राइब के जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मेघालय में सिर्फ आपको यही टर्म याद रखना है, खासी, जयंतिया और गारो ट्राइब कहाँ की हैं? मेघालय की ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट है इंडिया और कनाडा के बारे में।
देखो, इंडिया और कनाडा के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रख लीजिए, जो G20 कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन और 19 दूसरे देश जो डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों ही हैं, इस बार भारत को प्रेसिडेंसी मिलने वाली है। ठीक है, अब इंडिया और कनाडा के रिलेशन इतने अच्छे हो सकते हैं कैसे? एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले इस बार कनाडा ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसके हिसाब से चाइना को हटाने की बात की जा रही है। दूसरा, कनाडा ने ये बोला कि इंडिया हमारा क्रिटिकल पार्टनर है जो डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म शेयर करता है, कुछ कल्चर भी शेयर करता है भारत से। पिछली बार की G7 समिट हुई थी जर्मनी में, और यहाँ पर भी इंडिया और कनाडा के टाइज़ बड़े हुए थे। बट एक चैलेंज रहता है इंडिया और कनाडा में कि कनाडा जो सरकार है वो जो खालिस्तान सेपरेटिज्म मूवमेंट फैलाते हैं, ऐसे जो सिख कम्युनिटी है उनको वो पनाह दे रही है अपने यहाँ। और दूसरा, वो लोग कहते हैं, जो खालिस्तानी वाले हैं, वो कहते हैं रेफरेंडम चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए। इवन कनाडा उसमें उनको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अगर पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो बहुत सारी इंडियन डायस्पोरा कनाडा में काम करती है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि दोनों के बीच में चैलेंज बना हुआ है खालिस्तानी ग्रुप से रिलेटेड। खालिस्तानी ग्रुप वही खालिस्तानी ग्रुप है जिसने 1985 में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, और वो इंडिया से भाग के कनाडा में चले गए थे शरण लेने। ठीक है, तो ये मैंने पूरी स्टोरी बता दी इंडिया और कनाडा की। हालांकि इंडिया और कनाडा के रिलेशन अभी इम्प्रूव हो रहे हैं, क्योंकि जो मेजर डायस्पोरा है, साथ ही साथ एक क्रिटिकल पार्टनर को की तरह रिफ़र किया है भारत को कनाडा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। आपका ये पाकिस्तान से रिलेटेड है कि उनकी जो इकोनॉमी है पूरी तरह डाउन हो चुकी है, आपको उसको कुछ नहीं करना। बट यहाँ पर बात करते हैं बजट की। बजट इस बार 2023-2024 1 फरवरी को पास हो जाता है। इस बजट में क्या बोला जाता है कि ग्रोथ कैसे होगी? ठीक है, ग्रोथ कैसे होगी, भारत सरकार कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना खर्चा कर रही है, और उसका रेवेन्यू और कैपिटल कंपोनेंट क्या क्या है, उसके बेस पर ग्रोथ डिसाइड होती है। ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर आप सब लोगों को पता है कि कैसे ग्रोथ की जाती है। बट ये प्रीलिम्स के फैक्ट में यूज़ हो जाएगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जितना होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू जितना होगा, उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। बशर्ते एक ख़ास बात यह है कि आप जितना गवर्नमेंट रेवेन्यू कमा रही है, उससे ज़्यादा कुछ ही परसेंट गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी करेंटली अगर बात करूं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये एक्ट को 2018 में सुधार किया गया, और केंद्र सरकार ने क्या कहा, ये प्रीलिम्स का फैक्ट याद रख लेना, बाई 31 मार्च 2021 तक जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए 3% ऑफ GDP। सपोज GDP हमारी 100 रुपये है। GDP क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, जनरली गुड्स की वैल्यू है और सर्विसेज की भी वैल्यू है, वो GDP है। सिंपल सी बात है, वो क्या है? GDP। सपोज 100 रुपये GDP है तो उसका 3 रुपये जो होगा फिजिकल डेफिसिट हो सकता है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, राइट। GDP को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अगर अच्छे से खर्च करना है तो। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं हेल्थ सेक्टर। देखिए, माना कि कहा जाता है कि बजट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो बजट में जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इतना ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था, जैसे कोविड-19 के बाद अभी डिवास्टेशन हुआ था, वैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में जो नेशनल हेल्थ सर्विस थी यूनाइटेड किंगडम लंदन में, उन्होंने लॉन्च किया सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसमें प्रायोरिटाइज बेसिक सर्विसेज देने की बात की जाती है। कोई भी देशवासी हो, भारतवासी, तो न्यूट्रिशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, सैनिटेशन और हाइजीन, ये सब प्रॉपर सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, रेदर देन एयरपोर्ट्स, हाईवे या स्पीड ट्रेन्स। इस पर आप ना भी खर्च करो। एक बंदे की बेसिक नीड एक हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, बल्कि उसका डेली का एक अच्छा खाना है। तो आप अपने UPSC आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में ये लिख सकते हैं कि किसी के भी बेसिक है न्यूट्रिशन, पोषण, हेल्थ, स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एजुकेशन, शिक्षा, इन्वायरमेंटल,
सैनिटेशन, पर्यावरण में स्वच्छता होनी चाहिए और हाइजीन होनी चाहिए, रैदर देन उनको एयरपोर्ट के हाईवे या स्पीड ट्रेन से नहीं चाहिए। तो कोई भी आप ऐसे लिखेंगे तो इस बेसिस पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बार सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की। 80 करोड़ गरीब लोगों को फूड ग्रेन्स दिए, साफ पानी दिया, टॉयलेट्स दी, स्किल डेवलपमेंट पूरा करवाया। साथ ही साथ नेगेटिव चीज़ अभी क्या आ रही है हमारी, जिस पर हमें फोकस करना है, जैसे मैंने बोला रेड पेन से नेगेटिव है। एसर की रिपोर्ट कहती है कि क्लास 5th तक के स्टूडेंट क्लास 2nd की बुक नहीं पढ़ पाते, पहला इशू। दूसरा, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा है 5वां वाला, उसमें बोला गया है 35% बच्चे स्टंटेड हैं, मतलब छोटे हैं, और 32% ऐसे हैं जो अंडरवेट है, जिनकी उतना वज़न नहीं है। न्यूट्रिशन स्टैग्नेंट है। बजट में जो मिड डे मील जो था वो कम कर दिया 9%। इस बार डिजीज़ का बर्डन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है मैंने बता दी, और कौन सी नेगेटिव न्यूज़ है जिस पर हमें फोकस करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी एक एडिटोरियल में ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह चीज़ें रखें। ये वही स्पाई बैलून है, देखो चाइना से, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, चाइना वालों ने स्पाई बैलून भेजा था इनकी एयर स्पेस में, यहाँ इन्होंने शॉर्ट टारगेट कर दिया, ठीक है। और एल्यूशियन आइलैंड अलास्का में है, ये चीज़ याद रखना। और ये यूएसए का है, पहले रशिया का हुआ करता था, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी यूनियन बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या किया। तो सबसे पहले नई उड़ान स्कीम, हालांकि जितने भी यूनियन बजट है माइनॉरिटीज़ में उनके जो पैसे का एलोकेशन है वो कम किया गया। आपको अगर माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम याद रखनी है तो नई उड़ान स्कीम, इसके बेसिस पे जो माइनॉरिटी विद्यार्थी हैं उनको लिए यूपीएससी में कुछ जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। दूसरी है हमारी धरोहर, इसमें उनके कल्चर को प्रमोट किया जाएगा। और तीसरा है उस्ताद में क्या है, माइनॉरिटीज़ ग्रुप को स्किल्स दी जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कार टी सेल्स। ये क्या है, कार टी सेल्स थेरेपी, इसको आप बोलते हो कार टी सेल्स को कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स थेरेपीज़, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। अब जनरली होता क्या है, सबसे पहले कार टी सेल थेरेपी, मैं कहूँगा अगर किसी को कैंसर है तो उसको ये थेरेपी देंगे तो कैंसर हल्का सा सही हो सकता है। देखो 3 तरीके से कैंसर का इलाज होता है। सबसे पहले एक है सर्जरी, जिसमें कैंसर को ही हटा देते हैं। दूसरा है रेडियोथेरेपी, जिसमें किसी ट्यूमर में क्या डालते हैं, आयोनाइजेशन डालते हैं। तीसरा है सिस्टमेटिक थेरेपी, सिस्टमेटिक थेरेपी में क्या करते हैं, वही पुरानी मेडिसिन देंगे, राइट। बट अभी की जो नई चल रही है वो है कार टी सेल थेरेपी। सबसे पहले आपने कीमोथेरेपी भी देखा होगा, हालांकि कीमोथेरेपी करते हैं कैंसर के लिए बट मॉडेस्ट रेट है, सक्सेसफुल रेट बहुत कम है और धीरे धीरे भी होता है। बट कार टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन जिसको कैंसर हुआ है उसकी खुद की सेल्स का यूज़ करते हैं, उसको लेबोरेटरी में मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, लेबोरेटरी में मॉडिफाई करेंगे, उसकी टी सेल्स खुद एक्टिवेट हो जाएंगी और बॉडी को और ज़्यादा इम्यून बना देंगी ताकि वो ट्यूमर को अटैक कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करता है। दूसरा, कार टी सेल्स इसलिए अप्रूव किया गया था ताकि जो भी वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है उनको वो मारती है और लिम्फोमस लिम्फेटिक सिस्टम को भी किल कर सकती है, राइट। वही है लिम्फोसाइट थेरेपीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स अटैक करती हैं ट्यूमर को। वाइट ब्लड सेल दैट अटैक द ट्यूमर आर एक्सट्रैक्टेड। देखो लिम्फोसाइटिक थेरेपी में कुछ नहीं होता, वो सेल को निकालेंगे, उसको बाहर लेबोरेटरी में सही करेंगे, फिर उसको रीइंट्रोड्यूस कराएंगे पेशेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी बॉम्बे टू हायर काउंसलर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं, देखिए उनको हेल्थ सपोर्ट देने के लिए, मेंटल सपोर्ट देने के लिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे से कि आप काउंसलर हायर करो ताकि इन बच्चों का काउंसलिंग की जाए मेंटल प्रॉब्लम में, हेल्थ प्रॉब्लम में। मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आपको बता देता हूँ। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में ये पूछा जा सकता है। जनरली एक आपको अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके बेसिस पे हमारे संविधान में एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया जिसे आर्टिकल 338A कहते हैं। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है और 338B जो होगा वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। ए का मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बाद में ऐड किया, याद रखना,
ठीक है। अब इसमें एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, और ये राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। और जितने भी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं वो आपके वो कमीशन क्या करेगा, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो आपको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 याद रखना है, जिसके बेसिस पे देखो पहले नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट था आर्टिकल 338 में, ठीक है। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2003 ने, इसने ऑफिस को तोड़ दिया। 338 देखो बहुत सिंपल है, शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन 338 शेड्यूल ट्राइब के लिए 338A, ठीक है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B, राइट। और वो तो 102nd अमेंडमेंट में हो चुका था। और कुछ है काम का, वर्ल्ड लेवल की न्यूज़। US ने जो बैलून गिराया था चाइना से, उसका डेब्रिस मतलब कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा हमारा क्या काम का है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 23 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए, किससे, टर्की और सीरिया के जो अर्थक्वेक आया था उसमें। बिजनेस न्यूज़ में देख लेते हैं कि सीमेंट में 28% GST लगेगा या नहीं, उसके बारे में बात की जा रही है। और क्या है, और कोई है क्या जो आपको पढ़ना है? नहीं। देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये क्या है, ग्लोबल रेटिंग्स होती हैं, ये किसी एक कंपनी को रेटिंग देती है। अगर कम रेटिंग दे दी तो उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगी। अगर वो बैंक से लोन लेने गए तो वो बैंक लोन भी उनको ऐसी कंपनीज़ को नहीं देता है, ठीक है। स्पोर्ट्स में इंडिया फेसेस सिलेक्शन डायनेमा ऑस्ट्रेलिया, ये आपको नहीं करना। तो पूरा न्यूज़पेपर हमारा हो चुका है। अब एट द एंड मैं आपको बता देता हूँ नोट्स कैसे हैं। देखिए टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाना है, सिंपल न्यूज़पेपर के नोट्स को पंकज बोरा ऑफिशियल। दूसरा आंसर राइटिंग के उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो इनिशियल में बताया था या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।